2025 में नरेंद्र मोदी के लिए तिगुना नतीजा लेकर आएगा, यह बताया जा रहा है। 2025 मोदी के लिए किस्मत चमकाने वाला साल है और 25 में अभी एक और इम्तिहान बाकी है। बिहार का अगर मोदी को बिहार के रूप में चौथा राज्य भी मिला तो फिर यह बीजेपी का पूरा पॉलिटिकल फॉर्चून बदलने वाला साल रहेगा, यानी कि इस साल अगर बिहार भी जीत लिया जाता है तो। देखिए रिपोर्ट। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि क्या अब दिल्ली के बाद बीजेपी के लिए पूरे देश में कमल खिलाना और आसान हो गया है? क्या दिल्ली जीत के बाद बीजेपी उन राज्यों में भी सरकार बनाएगी जहां आज तक कामयाबी नहीं मिली? क्या अब दिल्ली के बाद पूरा देश ही भगवा होने वाला है? निश्चित तौर पर आपका सवाल होगा कि दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में जीत के बाद इतने बड़े बड़े सवाल क्यों उठने लगे। इसका जवाब भी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आप देश का पावर मैप देख लीजिए। यह देश की राजनीतिक शक्ति का मानचित्र है। पूरे नक्शे में बीजेपी के विरोधी खोजने पर मिल रहे हैं। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक और पश्चिम से लेकर पूर्वी भारत तक सब भगवा दिख रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी इस वक्त देश में 21 राज्यों पर काबिज हैं। देश की 140 में से 92 करोड़ की आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का राज है। अब इसे जरा विस्तार से समझिए। सबसे पहले उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की। इसके अलावा पूरा उत्तर भारत बीजेपी के पास है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में बीजेपी की सरकार है। पूर्वी भारत में बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी सहयोगी है। यहां सिर्फ झारखंड में कांग्रेस है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। फिर ओडिशा में बीजेपी की पिछले साल ही अपनी सरकार बनी है। बाकी पूरा पूर्वोत्तर भी भगवा ही नजर आता है। असम, अरुणाचल, मणिपुर और त्रिपुरा में बीजेपी की अपनी सरकार है, जबकि मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में उसके सहयोगियों की सरकार है। अब बचता है दक्षिण भारत, तो यहाँ एक प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी सहयोगियों के साथ है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सहयोगी है और इसी तरह से पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार है। यहाँ तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस के पास है। केरल में लेफ्ट की सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। निश्चित तौर पर जब बीजेपी के विरोधी देश के इस मानचित्र को देखते होंगे तो बहुत ज्यादा परेशान होते होंगे, क्योंकि बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय जेपी नड्डा जी, सभी वरिष्ठों की मौजूदगी में हमारे अपने भाजपा के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार का बनना ये अपने आप में बड़ी बात है। और खासकर इसका सबका मजा तब बढ़ जाता है जब दिल्ली में 27 साल बाद हमारी अपनी बहन मुख्यमंत्री करके शपथ लेती है। मेरी अपनी ओर से उनको शुभकामना भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार चलेगी और विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। सर, आज गठबंधन की भी बैठक हुई है, उसके बारे में क्या चर्चा हुई है? ये तो चर्चा कॉमन आज भोजन का साथ में था। वास्तव में तो ये बात सही है कि गठबंधन की सरकारों के साथ 21 दलों की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का बनना ये बड़ी बात है और जो बड़बोले थे वो घर गए, ये भी बड़ी बात है। दिल्ली की जीत के बाद देश का सियासी नक्शा पूरी तरह से बदल गया है। नए सिनेरियो में अब देश के 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की सरकार है। 21 में से 6 राज्यों में एनडीए के सहयोगी मुख्य भूमिका में हैं, तो 15 राज्यों में बीजेपी खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ओडिशा, असम, अरुणाचल और त्रिपुरा में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अभी यहां कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा है। इसके अलावा 6 राज्यों में बीजेपी दूसरे सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है। बिहार, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम।
अब इस सवाल पर आते हैं कि दिल्ली जैसे छोटा राज्य जीतना बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दिल्ली की जीत बीजेपी को इसलिए ऊर्जा देती है क्योंकि वहां से यह संदेश आता है कि लगे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दिल्ली में यही तो हुआ। पिछले 27 सालों से पार्टी लगी हुई थी, लेकिन जीत हासिल नहीं हो पा रही थी। आखिरकार जीत मिली और बहुत बम्पर मिली। इसीलिए दिल्ली की यह जीत बहुत बड़ी है और अब बीजेपी के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है बिहार, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। अभी यहां कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन बिहार में बीजेपी का आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं रहा। बीजेपी को इसी की कसक है। और दूसरी चुनौती है पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी 2 से 77 तक तो पहुंची, मुख्य विपक्षी पार्टी भी बन गई, ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी भी बन गई, लेकिन अभी भी बीजेपी के लिए बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत दूर है। और दिल्ली की जीत से बंगाल और बिहार जीतने की नई ऊर्जा बीजेपी को मिली है। दिल्ली के लोगों की शुभकामनाएं, दिल्ली की जनता की जो परिवर्तन का, देश की भावनाओं का प्रकटीकरण का, और आज अब बिहार की बारी है। दिल्ली जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है और बिहार में भी मोदी जी की गारंटी पर लोग को विश्वास है। बीजेपी के पास इतना कॉन्फिडेंस इस वजह से है क्योंकि उसने अपने विरोधियों के खिलाफ तगड़ी फील्डिंग की हुई है और जिस राज्य में पार्टी कमजोर है वहां वो सहयोगियों के सहारे लड़ रही है। इसीलिए बीजेपी अपने सहयोगियों का भी पूरा ख्याल रखती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो एनडीए के उनके सहयोगी पहले से ही वहां मौजूद थे। मोदी ने भले ही अपने नेताओं को सिर्फ हाथ जोड़कर अभिवादन किया हो, लेकिन अपने एनडीए के सहयोगियों से हाथ मिलाकर बाकायदा हालचाल पूछा। शुरुआत अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से हुई और फिर जब आंध्र प्रदेश के सहयोगी पवन कल्याण की बारी आई तो मोदी ने उनके कपड़ों पर पूछ डाला कि कहीं हिमालय पर जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो। What did the Prime Minister say to you on the stage? You were laughing. You were seen laughing. You were seen laughing. No, he was normally he cracks a joke whenever he sees me. So he was saying, "Are you planning to go to Himalayas or what?" I said, "Chhod ke." And I said, "That's maybe the next little extension of that." I said, "Still, there's a lot of time to go to Himalayas. Now do your job." That's what I said. मोदी की ये बेतकल्लुफी उन्हें जरा दूसरे किस्म का नेता बनाती है। वो जानते हैं कि गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाता है, इसीलिए तो मोदी के साथ खड़े उनके सहयोगी नेता भी उन्हीं की पार्टी के लगते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तो थे ही, सहयोगियों के भी सारे मुख्यमंत्री थे। इसीलिए दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में सारे सहयोगियों के लिए लंच रखा गया, जहां बाकायदा फोटो सेशन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सारे सहयोगियों के साथ इस फोटो सेशन से यह संदेश दिया कि ये उनकी वो सेना है जो देश फतेह करने के लिए निकली है। मोदी के ये वो सहयोगी हैं जो सीधे 2029 की सोच रहे हैं। फिर इस मीटिंग में मोदी ने सीधे अपने नेताओं और सहयोगियों को टारगेट भी दे दिया। मोदी ने टारगेट दिया है कि एनडीए को अगला लक्ष्य बिहार और बंगाल जीत कर रखना चाहिए। कहा गया कि अगले 1.5 साल के अंदर जहां भी चुनाव होंगे वहां मजबूती से लड़ेंगे। तो अगले 1.5 साल में बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सभी दलों के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली भाजपा सरकार के गठन के लिए यहाँ आए थे। उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी एनडीए के गठबंधन के दलों के नेताओं के साथ बैठना हुआ और सबने माननीय प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र दिल्ली जीत पर बधाई दी, दिल्ली जीत पर विशेष बधाई दी और साथ ही आने वाले 1.5 साल के सभी चुनाव, वो बिहार के हो, बंगाल के हो, आगे आने वाले सभी चुनाव एनडीए मजबूती से लड़ेगी, ये सबने मिलकर तय किया
और प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर मजबूती से आने वाले सभी चुनाव एनडीए के नाते लड़ेंगे। बीजेपी का यही अंदाज उसके सहयोगियों का भी दिल जीत लेता है। इसीलिए सहयोगियों को भी लगता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। It is that the trust quotient has really increased in Modi ji's leadership, and BJP and NDA under the leadership of Modi ji could reach out to nook and corner of our nation. But finally, I think capturing power here is a very significant thing and it's a very historic achievement. बीजेपी ये जानती है कि अगले साल उसके लिए जो सबसे ज्यादा टफ चुनौती होने वाली है वो पश्चिम बंगाल की होगी। इंडिया अलायंस के खेमे से बीजेपी ने एक एक करके सारी चुनौतियां ध्वस्त कर दी हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस को हरियाणा में ही पटखनी दे दी, फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के मजबूत अलायंस को उन्हीं के गढ़ में हराया। लेकिन दो नेता मोदी के सबसे बड़े विरोधी माने जाते थे, पहले अरविंद केजरीवाल और दूसरी ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल को मोदी ने दिल्ली में हरा दिया, लेकिन ममता बनर्जी की चुनौती अभी भी बरकरार है। लेकिन दिल्ली की जीत ने मोदी और बीजेपी को यह कॉन्फिडेंस जरूर दिया हुआ है कि 2026 में फिर से बंगाल जीतने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 2 सीटों से 77 सीटों तक पहुंचकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी, लेकिन अगर उसे इससे आगे जाना है तो फिर ममता बनर्जी की चुनौती से पार पाना होगा। देखिए, महाकुंभ में एक महिला को, एक दीदी को मुख्यमंत्री बना के हर हर महादेव माता पार्वती को नमन करते हुए ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। हमारी देश का जनता भारत को पिता नहीं बोलता है, माता बोलता है। ये ट्रस्टेड, लॉयल, आइडियोलॉजिकली बीजेपी का साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ, काउंसिलर से लेकर एमएलए तक